चलिए भाई, तो ये अणु जो है इसके पीछे की क्या कहानी है इसको ध्यान से देखिएगा। अब अणु है क्या? सीधी सी बात है, परमाणुओं का, ऐसा नहीं कि कुछ भी जोड़ दिया कैसे भी जोड़ दिया वो मिश्रण बन जाएगा। परमाणुओं का निश्चित, ध्यान से देखिएगा, परमाणुओं का निश्चित संयोजन, दैट्स ऑल। परमाणुओं का निश्चित जो है आपका संयोजन है। संयोजन अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ऐसे बना दो कि ग्रुप। संयोजन अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसको कह दो कि संयोजन की जगह आप क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो ग्रुप या समूह लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, तो ढेर सारे परमाणु जब आपस में मिलते हैं एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित संयोजन में, तो ये होते हैं हमारे अणु, राइट। मतलब बहुत सारे परम अणुओं से मिलकर बनते हैं, पर अणु, अणु परमाणुओं से मिलकर बनते हैं आपके अणु। कैसे होंगे? तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, एक काम करो, जैसे N2 हो गया, अब NH3 हो गया, अब H2SO4 हो गया, अब HNO3 हो गया, अब कैल्शियम कार्बोनेट हो गया जिसको हम चूने का पत्थर कहते हैं। कुछ इसी तरीके से सोडियम कार्बोनेट हो गया जिसको हम कहते हैं कि भैया ये जो है आपका कपड़े धोने का सोडा है। बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें जो आपस में अलग अलग प्रकार के परमाणु मिलकर बना रहे हैं, इसको स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं अणु। सवाल पैदा होता है कि क्या सर अणुओं में भी क्लासिफिकेशन है? तो कहानी बिल्कुल सिंपल है, और वो क्या है ध्यान से देखिएगा। देखो, आप यदि इस वाले को देखेंगे तो इसमें एक समान परमाणु है, पर यदि आप बाकियों को देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि इनमें जो परमाणुओं का प्रकार है वो अलग अलग है। कहीं पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिल रहा है, कहीं पर हाइड्रोजन सल्फर से मिल रहा है, कहीं पर आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल रहा है, कहीं पर सोडियम कार्बन से मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से जो है दो प्रकार के हमारे पास अणु होते हैं। बात समझ में आई? अणुओं की जो एक निश्चित परिभाषा है वो क्या होगी कि अलग अलग प्रकार के या एक प्रकार के परमाणुओं का निश्चित संयोजन। बात समझ में आई? तो इस कहानी को थोड़ा सा और दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि आपके जो एक समान परमाणुओं के अणु होते हैं वो क्या होते हैं, और भिन्न प्रकार के परमाणुओं के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो ध्यान से देखो, तो एक तरफ लिखा हुआ है तत्वों के अणु। क्या लिखा हुआ है? तत्वों के अणु। इसका मतलब क्या होगा? जब एक समान, ध्यान से देखिएगा, जब 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 एक समान राइट परमाणु आपस में मिल जाते हैं, जब एक समान परमाणु आपस में मिलते हैं, जब एक समान परमाणु जो है वो आपस में मिल जाते हैं तो ये निर्माण करते हैं किसका? तत्वों के अणु का। कैसे करते हैं? अच्छा, इसके पीछे की कहानी क्या है? तो इसके पीछे की कहानी है केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि रासायनिक आबंध, जिसको हम पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर बाद और इसके बाद वाले चैप्टर में भी। तो जब एक समान परमाणु आपस में मिलते हैं तब निर्माण होता है तत्वों के अणु का। ठीक है, इसके पीछे छुपी होती है संयोजकता। तो क्योंकि अभी हम लोगों ने संयोजकता नहीं पढ़ी है, ठीक है, इसके पीछे छुपी होती है क्या? संयोजकता होती है, संयोजकता। पर क्योंकि संयोजकता जैसी चीजों को अभी हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए अभी हम इसके बारे में बात ज्यादा नहीं करेंगे। इसको समझने के लिए आपको जाना होगा इसके बाद वाले अध्याय में, जिसका नाम है परमाणु की संरचना, राइट। वहां पर हम पढ़ेंगे संयोजकता के बारे में, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, जब एक समान परमाणु जो है आपस में मिलते हैं तो इसके पीछे छुपी होती है संयोजकता और निर्माण होता है तत्वों के अणु का। अब ये जो आपके अणु होते हैं इसमें एक परमाणु नहीं हो सकता, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, या फिर कुछ देखते हैं कितने हो सकते हैं। तो देखो, अब जब मैं बात करूंगा किसकी किसकी किसकी, जब स्टूडेंट्स मैं बात करूंगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब मैं यदि बात करूंगा, कहीं पर मैंने H2 लिखा है तो ये द्विपरमाणविक है। ये कैसा है? आपका द्विपरमाणविक है, और दोनों ही परमाणु इसके जो हैं वो एक ही प्रकार से बने हुए हैं। पर यदि मैं बात करूंगा N2 यानी कि नाइट्रोजन की, O2 यानी ऑक्सीजन की, तो ये सब द्विपरमाणु हो गए। कुछ ऐसे हैं जो बहुपरमाणविक भी होते हैं, जैसे कि आपका फास्फोरस हो गया, जैसे कि आपका सल्फर हो गया, जैसे कि आपका एक और सल्फर हो गया। कुछ ऐसे होते हैं राइट जो कि द्विपरमाणु तो बहुत ज्यादा नहीं है,
बहुत ज्यादा नहीं है, लो ये यहाँ पर सारे ही खत्म हो गए, सारे ही। अब इसके अलावा और कोई होता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो बहुत ही सिंपल सी कहानी है। ये जितने भी आपको यहां पर अणु दिख रहे हैं इन सब में एक प्रकार का परमाणु है, इन सब में जो है एक प्रकार का परमाणु है, राइट। इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? तत्वों के अणु। क्या बोलेंगे? तत्वों के अणु। मतलब ये भी जो अणु होगा इसको आप और क्या कह सकते हो? तो इस अणु को आप और क्या कह सकते हो? जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप इसको तत्व भी कह सकते हो, आप इसको तत्व भी कह सकते हो। कहानी जो है वो बड़ी ही सिंपल है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, कर लिया? एकदम सिंपल, पक्का। चलिए, अब क्या हो यदि एक अणु को बनाने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के तत्व आपस में मिल जाते हैं, राइट। तब जाकर निर्माण होता है किसका? आपके यौगिकों के अणु का। तो इसको हम यहां से मिटाते हैं, ये तत्वों के अणु थे, और अब चलते हैं यौगिकों के अणु की तरफ। अब मान लेते हैं कि हाइड्रोजन कई दिनों से बोर हो रहा था, ऑक्सीजन भी बोर हो रहा था। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में मिलकर आबंधन कर लिया। इसी तरीके से कार्बन हाइड्रोजन ने कर लिया, इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोजन ने कर लिया, इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड ने कर लिया। तो जो चीज हमें मिली उसको हम बोलेंगे यौगिकों के अणु। और इसकी परिभाषा क्या होगी? अलग अलग या भिन्न परमाणु, भिन्न परमाणुओं से मिलकर भिन्न परमाणुओं से मिलकर बने हुए, देखो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए पदार्थ को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। बने अणु को हम क्या बोलते हैं, या पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? भिन्न परमाणुओं से मिलकर बने हुए अणुओं को, अणु को कहा जाता है क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है यौगिकों के अणु। तो इसे क्या कहा जाता है? तो भाई ये कहलाता है आपका यौगिकों के अणु। तो बहुत ही सिंपल सी कहानी थी, आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चल रहे हैं आगे और इसके कुछ एक उदाहरण देखते हैं। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, कौन सा तत्व किससे मिलेगा, कौन सा परमाणु किससे मिलेगा, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बस बने रहिए आप मेरे साथ में। अब इसके कुछ एक उदाहरण देख लेते हैं। अब हमने कहा भैया ये लो, चलो उदाहरण बनाते हैं। उदाहरण बनाने के लिए हम थोड़ा सा क्रिएटिव हो गए। क्रिएटिव होने के लिए हमने क्या किया? हमने थोड़ा सा रंग बदल लिया, राइट। चलो अब देखो, अब यहां पर लिखा हुआ है NH3। तो क्या इस अणु में आपके पास में दो प्रकार के परमाणु हैं? बिल्कुल हैं। तो ये भी क्या होगा? एक यौगिक का अणु होगा। कुछ इसी तरीके से यदि मैं H2SO4 लिखता हूं तो यहां पर इस अणु में भी आपके पास कितने प्रकार के आपके परमाणु हैं? ध्यान से देखो, तो हाइड्रोजन का है, सल्फर का है, ऑक्सीजन का है, और कितने परमाणु हैं? 2 है, 1 है और 4 है, तो कुल 7 हो गए। यहां पर परमाणुओं की संख्या क्या है? तो यहां पर परमाणुओं की संख्या है 4, और परमाणुओं का प्रकार जो है वो कितना है? यहां पर 2। इस तरफ यदि हम बात करें इस पर्टिकुलर में यदि हम बात करें परमाणुओं का तरीका या परमाणु के प्रकार, ध्यान से देखिएगा, यहां पर यदि हम बात करें तो परमाणु प्रकार कितने प्रकार के हैं? तो ध्यान से देखिए, परमाणु के प्रकार जो हैं वो कितने टाइप के हैं? तो आप यदि इसको बड़े ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि परमाणु का प्रकार है 2 और एक 3 और 4। ठीक है, कितना हो गया? तो परमाणु जो है वो कितने टाइप के? हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो परमाणु 3 टाइप के हो गए। और परमाणुओं की संख्या यदि हम निकालेंगे, राइट, यदि मैं यहां से निकाल दूं परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, तो स्टूडेंट्स ये जो परमाणुओं की संख्या है ये कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 7। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से ये बड़ा ही आसान है समझ पाना कि कोई आपका जो परमाणु है, राइट, वो मिलकर जब किसी अणु का निर्माण करता है तो उस अणु के अंदर कितने प्रकार के परमाणु हैं और कितनी उसकी संख्या है। अच्छा, इसके लिए बताओ जरा, चलो अभी मैंने कर दिया ना, अब इसके लिए बताओ, ये जो हमारी शक्कर होती है ये होती है C12, इसको मिटाएंगे यहां से, ये होती है C12,
S22O11, ये हमारी शक्कर होती है, ये हमारे शुगर के एक मॉलिक्यूल यानी कि अणु का फॉर्मूला है। बात समझ में आ गई? तो ये क्या चीज है? तो ये है हमारी शक्कर। तो स्टूडेंट्स क्या लगता है कितने प्रकार के इसके अंदर परमाणु हैं? तो भाई 3 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। पर यदि आप परमाणुओं की संख्या ज्ञात करोगे इसके एक अणु में, तो ये होगा आपका 12 और 22 कितना हो गया? 34 और 11 कितना हो गया? तो 34 और 11 हो गया आपका कितना? 44 हो गया, 45 हो गया। सही तो जा रहा हूं मैं? बिल्कुल सही है। तो ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो अणुओं की संख्या अलग है, परमाणुओं की संख्या अलग है, परमाणु का प्रकार अलग है। बात समझ में आ रही है? तो आप सोचो शक्कर का एक अणु इतना बड़ा होता है, शक्कर या शुगर का जो एक अणु है स्टूडेंट्स वो इतना बड़ा होता है। बात समझ में आई? कुछ सिंपल सी कहानी थी, ध्यान से देखिएगा। तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। चलो, कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे अणु होते हैं जिसमें ढेर सारे परमाणु आपके होते हैं, जैसे कि एक ऊपर ये यहां पर लिखता हूं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, रुको 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 रुको, यहां पर लिखता है, ध्यान से देखना, इसको मैं लिख रहा हूं CH3 CH2 और दिल थाम के बैठना। एक बड़ी बढ़िया चीज बता रहा हूं मैं आप लोगों को, राइट। और इस तरीके से जो है बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया आपका 8। बात समझ में आ गई? आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं? ध्यान से देखो तो आपको कार्बन दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 8। पर यदि आप बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या है 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15 और 3 18। इसका मतलब कार्बन हो गए आपके 8 और आपका जो है कार्बन हो गए आपके कितने? 8 और हाइड्रोजन हो गए आपके 18। आपको पता है ये किस चीज का अणु है स्टूडेंट्स? ये है अणु किस चीज का? तो भाई ये है पेट्रोल का। तो किसका है? तो ये आपके पेट्रोल का अणु है। बात समझ में आई? तो पेट्रोल का एक अणु जो होता है वो उतना बड़ा होता है। तो अणु बहुत बड़े हो सकते हैं, पर याद रहे कि जो बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े अणु होते हैं वो सामान्यतः कार्बन और हाइड्रोजन के ही होते हैं, और किसी के नहीं होते हैं, क्योंकि कार्बन में एक बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि वो लंबे चौड़े श्रृंखला वाले जो हैं अणु उनका निर्माण कर सकता है। पर ये बात हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं में। बात समझ में आ गई? तो अब इतना बड़ा अणु जो है, और ये कुछ भी नहीं है, कार्बन के 35 ये जो हमारी साबुन होती है। अब सुनो, खेल जो है वो शुरू करता हूं। साबुन, हमारी जो साबुन होती है, आपको पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका सूत्र होता है C17H35 और यहां पर होगा COON। ये हमारा साबुन का सूत्र है। जिस साबुन से हम कपड़े धोते हैं उसका जो सूत्र है वो है ये। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन 17, हाइड्रोजन जो है वो आपके कितने हो जाएंगे? तो भाई 35, एक और कार्बन, 2 और ऑक्सीजन और 1 सोडियम। ये जो है ये साबुन का एक अणु है स्टूडेंट्स। ये जो है ये आपके साबुन का एक अणु है। तो ये जो है साबुन का एक अणु है। क्या आपको ये कहानी क्लियर है? पक्का? तो ये जो है ये हमारा साबुन का एक अणु है। बात समझ में आ गई? बड़ी ही सिंपल सी कहानी थी, बड़े ध्यान से आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए कितना बड़ा अणु था साबुन का, और ऐसे वाले अरबों खरबों करोड़ों जो होते हैं, आप यदि एक बार ऐसे हाथ साफ करते हो ना हैंडवॉश से, राइट, तो अरबों करोड़ों आपके जो अणु है वो धुलकर बह जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो मतलब ये हुआ कि अणु जो है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है। अणु जो है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो ये आपके साबुन का एक अणु था। चलो अब यहां पर आते हैं। ऐसे हम जितने चाहें उतने प्रकार के अणु बना सकते हैं। जैसे NaCl का एक अणु हो गया, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का अणु हो गया, जैसे कि जल का एक अणु हो गया। तो इस तरीके से जो है हम अलग अलग प्रकार के जो अणु हैं स्टूडेंट्स उसको आसानी से बना सकते हैं, उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, राइट। आप इसको यहां तक अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चल रहे हैं आगे। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये जो अणु और परमाणु होते हैं क्या ये आपस में अभिक्रिया करते हैं, और यदि अभिक्रिया करते हैं तो इससे होता क्या है, राइट। तो क्योंकि आपने इसको नोट कर लिया है, चलते हैं आगे।
और बढ़िया से नोट कर लो, और जो है कुछ और कहानियां आप लोगों को सुनाते हैं, जैसे कि आयन क्या होता है, राइट। तो यदि आपको आयन के बारे में कुछ पता है तो आप प्लीज उसे अपनी कॉपी में नोट करिए, डिस्कस करते हैं इसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट छुपा है वो। तो इस तरीके से कहानी जो है वो बड़ी सिंपल है, आपने परिभाषा लिख ली होगी भाई आयन क्या है। तो आयन जो है वो क्या है, ये है आपका एक प्रकार का आवेशित कण, बस इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। तो आयन जो है वो है आवेशित कण। बात समझ में आ गई, कैसे आवेशित कण है, क्या है ये कहानी, ध्यान से देखिएगा। अब क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे यौगिक होते हैं जो कि धातु और अधातु से मिलकर बने होते हैं। यदि हम बात कर लें किसकी भाई, सोडियम क्लोराइड की, यानी कि नमक की, तो ये जो नमक है इसमें क्या है कि आपका जो सोडियम है ये तो आपकी धातु है, जो सोडियम है ये तो आपकी धातु है। पर यदि आप बात करेंगे क्लोरीन की तो ये कैसी है, आपकी अधातु है। तो ये चीज हमें दिखती ऐसी है, पर अंदर की बात कुछ और है। और अंदर की बात क्या है, ये है आपका Na+ और साथ में जो है Cl-। सोडियम जो है आपका प्लस है और क्लोरीन जो है वो आपका Cl- है। सवाल पैदा होता है सर ये प्लस माइनस किधर से आ गया। हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, अच्छी खासी परिभाषाएं चल रही थी, थ्योरेटिकल चीजें चल रही थी, ये प्लस माइनस किधर से आ गया। स्टूडेंट्स ये प्लस माइनस की कहानी जो है ये सब हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, राइट। क्या आपने देखा है कि जब आप लाइटर जलाते हो तो उसमें से चिंगारी निकलती है। क्या आप ये जानते हो कि जब बिजली कड़कती है तो उसमें से भी आपका जो आवेश है वो बादलों से धरती की तरफ आता है। क्या आप ये जानते हो कि जब आपको बर्थडे मनाना होता है अपने दोस्त का तो आप गुब्बारे को फुलाकर सिर से ऐसे घिसकर दीवार पे से चिपका देते हो और दीवार पर वो बलून आपका चिपक भी जाता है। इसका मतलब ये यहां पर आवेश वाली बात हुई। ये जो कण होते हैं हमारे पास, जितने भी कण होते हैं, ये दो प्रकार के आवेश से मिलकर बने होते हैं। एक आपका धनावेश होता है, एक आपका ऋण आवेश होता है। बात समझ में आ रही है। तो जब अब आपसे कोई पूछे कि भाई आयन क्या होता है, तो आयन एक प्रकार का क्या है, आवेशित कण है, राइट। और ये आवेशित कण जो है ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसके लिए भी हमें पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा परमाणु के बारे में। पर आप ये चीज समझ लीजिए कि सोडियम जो है वो किस प्रकार का आवेश है, तो ये धन आवेश है। सोडियम के ऊपर किस प्रकार का आयन बना हुआ है, तो भाई धनायन है। कैसा आवेश है, तो धनावेश है। पर यदि आप बात करेंगे क्लोरीन की, तो क्लोरीन जो है उसके पास कैसा भाई ऋण आवेश है। अब जैसा कि आप जानते हो कि धन और ऋण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे आप और पढ़ाई एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कभी कभी प्रतिकर्षित भी करते हैं। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि एक धनावेश है दूसरा आपका ऋण आवेश है तो दोनों के बीच में होगा आकर्षण बल। इस आकर्षण बल के कारण निर्माण होगा अलग अलग प्रकार के यौगिकों का। तो यदि आपसे कोई पूछे कि आवेश क्या है, तो सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि जो आयन है, ठीक है, उसमें होता है आपका आवेश, वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है और आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो ये तो आपने लिख लिया। अब आयन आपके कैसे हो सकते हैं भाई, एक परमाणविक हो सकते हैं, बहुपरमाणविक हो सकते हैं। आयन जो है आपके एक परमाणविक हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, बहुपरमाणविक हो सकते हैं। और किस प्रकार से हो सकते हैं, तो पॉजिटिव हो सकते हैं और नेगेटिव हो सकते हैं। तो इसका भी एक क्लासिफिकेशन हम बना लेते हैं, बड़ी सिंपल सी कहानी है, राइट। चलिए तो कहां चलें, पड़ोस में चलते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो अब जब मैं यहां पर लिख रहा हूं आयन, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस आयन से जो है अब पूछे जाएंगे आप लोगों के सवाल। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैंने जो है लिख दिया है आयन और तो ये जो है आपका क्या हो गया भाई, आयन हो गया। ध्यान से देखिएगा इसको, यार मजा नहीं आ रहा, रुको। तो ये हो गए आपके आयन। क्या हो गए स्टूडेंट्स, आयन। अब ये आयन कितने प्रकार के होंगे, तो ध्यान से देखो भाई, दो ही प्रकार के होंगे, ऋण आयन और धनायन। बात समझ में आ रही है। तो एक होगा आपका पॉजिटिव, एक कैसा होगा आपका, तो ये होगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो एक होगा आपका पॉजिटिव और दूसरा जो है वो कैसा होगा आपका, तो दूसरा जो है वो होगा आपका नेगेटिव। कहानी समझ में आ गई, पक्का जी। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, एक होगा पॉजिटिव और दूसरा वाला कैसा होगा, नेगेटिव। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, रुको 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 रुको, देखो। तो ये होगा आपका पॉजिटिव और उसके पड़ोस वाला जो है वो होगा आपका नेगेटिव, ठीक है।
अब आयन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक परमाणुविक भी हो सकते हैं और बहुपरमाणुविक भी हो सकते हैं। ध्यान से देखिएगा इस बात को। तो अब यदि मैं कहीं पर कह रहा हूं कि भाई H+ यदि है तो यह हाइड्रोजन का आयन है, मैं कह रहा हूं Na+ है तो यह आपका सोडियम का आयन है। तो अच्छा, कुछ इसी तरीके से यदि मैं कह रहा हूं आपको NH4+ है तो यह अमोनियम का आयन है। कुछ इसी तरीके से मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई Ca2+ है। कुछ ऐसे यदि हम बात करें तो एल्यूमिनियम 3+ है। कुछ ऐसी यदि हम बात करें तो पोटेशियम प्लस है। कुछ ऐसी यदि हम बात करें तो मैग्नीशियम 2+ है। बात समझ में आई? तो ये सब आपके कैसे होंगे? धन आयन होंगे। और धन आयन जो होते हैं इनको हम और क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं कैट आयन। और क्या कहते हैं भाई? धन आयन। बात समझ में आ गई? तो ये जो है बड़ी सिंपल कहानी है। ये आपके कैटायन होंगे और साथ में क्या होंगे भाई? धन आयन होंगे। कुछ इसी तरीके से ऋणायन जो है वो कहलाते हैं एनायन। तो कुछ इसी तरीके से जो ऋण आयन है, राइट, इनको हम क्या कहते हैं? तो वहां तो हम लिखेंगे, हम कहते हैं एन आयन, राइट। चलो, अब ऋणायन जो है वो भी दोनों प्रकार से हो सकते हैं। एक परमाणु वाले हो सकते हैं, बहुपरमाणु वाले हो सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखो, एक परमाणु वाले कैसे? तो ये रहे भाई, देखो O-, उसके बाद N3-, उसके बाद फ्लोरीन-, उसके बाद क्लोरीन-। अब ये एक परमाणु वाले हो गए। अब आते हैं बहुपरमाणु की तरफ। तो बहुपरमाणु जो है उसमें कौन से होंगे? तो अब ये O2 2-, O2 2+। अब कुछ और ले लो, ये लो कार्बोनेट का आयन। तो अब घबराओ मत, इनमें से कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। इनमें से कुछ भी याद नहीं रखना है, बस कहीं ये दिख जाए तो उसको देख के समझना, अच्छा आप हैं आयन। बात समझ में आ रही है? याद कुछ नहीं रखना। ऐसे नाइट्रेट आयन, ऐसे क्या होगा? तो ऐसे ही आपका फॉस्फेट आयन। तो ऐसे ही क्या होगा? तो ऐसा ही आपका क्रोमेट आयन होगा। -2, तो ये आपका डाइक्रोमेट आयन हो गया। तो इस तरीके से ये चीज यदि कहीं आपको केमिस्ट्री की किताब में दिख रही है तो इसका मतलब आयन है। कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि भैया आपके जो आयन होंगे उसमें बेसिकली 2 टाइप की चीजें होंगी और वो दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक आपका कैटायन है और दूसरा जो है वो आपका ऋण आयन है, यानी कि एनायन है। अब एक तरफ है पॉजिटिव, एक तरफ है नेगेटिव, दोनों के बीच में होगा आकर्षण और निर्माण होगा आयनिक यौगिकों का। बात समझ में आ गई? तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो आपके बहुत सारे जो पदार्थ हैं वो बेसिकली किससे मिलकर बने होते हैं? आयन से मिलकर बने होते हैं। पता है कैसे? सुनो और कहानी को अब ध्यान से देखो। यहां से जो है इस चैप्टर का खेल शुरू होता है। कैसे? एग्जैक्ट खेल जो है स्टूडेंट्स वो इस चैप्टर का इधर से ही शुरू होता है। आप एक काम करो, ठीक है, एक काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक और बनाते हैं इसमें, एक और बनाते हैं। रुको 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 एक और बनाते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। बात समझ में आई? चलो अब मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूं, मेरे साथ ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा नमक, फिर मैंने लिखा चूना पत्थर, या मैं चूना पत्थर छोड़ो, संगमरमर, ठीक है। मैंने और क्या लिखा? तो भाई मैंने लिखा एक शक्कर। तो शक्कर में तो खैर आयन नहीं होगा। नमक हो गया, संगमरमर हो गया, हाँ जल। अब ये सारी चीजों जो है ना स्टूडेंट्स, ये पता है किससे मिलकर बनी हो? ये आयन से ही मिलकर बनी है। और पता है कैसे बनी है? और पता है कैसे बनी है? ऐसे बनी है, देखो NaCl, मतलब एक धन आयन और एक ऋण आयन, एक धन आयन और एक ऋण आयन। संगमरमर क्या होगा? तो ये होगा आपका CaCO3, एक धन आयन और एक ऋण आयन। ध्यान से देखो, एक धन आयन और एक कैसा होगा आपका? ऋण आयन। ये देखो बना है। अब जल की यदि बात करोगे तो क्या होगा? H2O, एक धन आयन और एक आपका ऋण आयन। बात समझ में आई? तो अभी हम स्टार्ट करने वाले क्रिस क्रॉस मेथड, जिससे आप
से यदि कोई पूछे कि भाई जिंक कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम सल्फेट क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट क्या होता है, ऐसा कोई भी शब्द यदि कोई उपयोग करता है, ये सभी अलग अलग प्रकार के यौगिक हैं, पर यदि ऐसा कोई शब्द कोई उपयोग करता है तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इनकी हेल्प से आप बना सकते हो क्या, किसी भी चीज का सूत्र यानी कि फॉर्मूला। बात समझ में आ गई? तो बड़ी ही सिंपल सी कहानी है। मैंने अलग अलग प्रकार के क्या लिए हुए हैं, यौगिक लिए हुए हैं। चलो देखो, तो मैंने अलग अलग प्रकार के क्या लिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूं अलग अलग प्रकार के यौगिकों के बारे में, राइट, जिनके अंदर छुपे होते हैं बहुत सारे आयन। और आयन क्या होते हैं? तो आयन जो है वो क्या होते हैं? बड़ी ही सिंपल सी कहानी है। आयन होते हैं आवेशित कण। तो आयन क्या होते हैं? तो आयन होते हैं आवेशित कण। मतलब ये कि जब आप NaCl को जल में डाल दोगे, ध्यान से देखिए, जब आप NaCl को जल में डाल दोगे तो NaCl जो है वो दो भाग में विभाजित हो जाएगा। एक भाग उसका बनेगा Na+, दूसरा भाग जो बनेगा वो बनेगा उसका Cl-। एक भाग कौन सा बनेगा? Na+, दूसरा वाला कैसा बनेगा? Cl-, और तीसरा वाला जो है वो कुछ नहीं बनेगा और ये आयन के रूप में विभाजित हो जाएगा। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम में आप यदि इस वाले को एक प्लस मानते हो, अच्छा इधर उधर हो रहे हैं दोनों, कोई बात नहीं, तो यदि आप इस वाले को प्लस मानते हो और इस वाले को आप माइनस मानते हो, राइट, तो आपको पता है ये क्या हुआ? ये जल के अंदर NaCl जो आयन है उसका डायग्राम है। बात समझ में आ गई? पर बहुत डीप में अभी हम नहीं जाएंगे, कक्षा 9वीं में ये सब आप पहली बार सुन रहे हैं इसलिए आपके ऊपर से जा सकता है। चलो, तो NaCl जो है वो दो प्रकार के आयनों से मिलकर बना है, एक आपका पॉजिटिव है, एक आपका नेगेटिव है, और उसको जब आपने जल में डाला तो वो आयनों में आपका क्या हो गया? विभाजित हो गया। इसीलिए आपको अलग अलग प्रकार के आयनों के बारे में पता होना चाहिए। तो सिंपल सी कहानी है, जिसको आप आयन कह रहे हैं वो क्या है? आवेशित कण है। जिसको आप आयन कह रहे हैं स्टूडेंट्स वो क्या है? वो है आपका आवेशित कण। बात समझ में आ गई? बड़ी ही सिंपल सी कहानी थी, इसको नोट किया जाए। चलिए, कर लिया पक्का? चलो, तो अब आप, क्योंकि आप आयन जानते हो, आपको ये वाली जो कहानी है ये भी क्लियर है।